नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईडी की टीम दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची है, जहां पर सत्येंद्र जैन पर आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग का हालांकि आरोप लगा हुआ है। इसी मामले में ईडी ने उनको 30 मई को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने ईडी की मांग जो है वो मान ली और अब 13 जून तक ईडी की हिरासत में रहेंगे जैन। इसके अलावा इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। इसमें अंकिचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां भी शामिल थी। खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, सत्येंद्र जैन की कस्टडी को अब और बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए सत्येंद्र जैन को जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था, उस मामले में आज उनकी जो कस्टडी थी वो खत्म हो रही थी, जिसके बाद आज उनको रोज एवेन्यू कोर्ट में जो है वो ईडी की तरफ से पेश किया गया। और ईडी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान 5 दिन की और कस्टडी मांगी थी सत्येंद्र जैन की, तो कोर्ट ने जो है 5 दिन की कस्टडी और दे दी है। और अब सत्येंद्र जैन को सोमवार तक के लिए जो है वो ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि कोर्ट रूम में ही सत्येंद्र जैन की जो है वो तबीयत बिगड़ गई है और उनको फिलहाल मेडिकल चेकअप के लिए जो दिल्ली का आरएमएल हॉस्पिटल है वहां पर लेकर जाया जा रहा है, जहां पर उनकी मेडिकल जांच होगी। जो अभी तक जानकारी हमारे पास है, सत्येंद्र जैन को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है और आनन फानन में उनको कोर्ट के परिसर से ही अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। और इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि सत्येंद्र जैन की वकील की तरफ से उनकी जमानत की एक याचिका भी कोर्ट में लगा दी गई है। जी चलिए, तबीयत उनकी बिगड़ी है इसलिए हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कई दिनों से सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है, मामले में जांचबीन चल रही है, क्या कुछ निकलकर अब तक सामने आ चुका है? हालांकि तमाम जो आरोप है वो बीजेपी पर लग रहे हैं कि ईडी जो है उनका इस्तेमाल गलत तरीके से बीजेपी कर रही है, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ पा रहा है जांच में? बिल्कुल, देखिए सत्येंद्र जैन एक तरफ जो है वो ईडी की कस्टडी में है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी जो है वो सबूत इकट्ठा करने के लिए लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है। अभी हाल ही में दिल्ली में जो है वो ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है और उस कार्रवाई, उस रेड में जो है सत्येंद्र जैन के करीबी से बड़ी मात्रा में जो है वो कैश जो है वो बरामद हुआ है, जिसकी रकम करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। और साथ में ईडी की टीम जो है वो सत्येंद्र जैन के घर भी पहुंची थी रेड डालने के लिए। और रेड के दौरान ये भी जानकारी ईडी की तरफ से मिल रही है कि सत्येंद्र जैन के घर से 100 से ज्यादा जो सोने के सिक्के हैं वो पाए गए हैं। तो यानी सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी जिस तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, तो उसके बाद सत्येंद्र जैन के खिलाफ पुख्ता सबूत और पुख्ता जानकारियां जो है वो ईडी के हाथ लग रही है। तो ऐसे में यही सारी जो जांच है आज कोर्ट में भी जो है वो ईडी ने कोर्ट में भी ईडी की तरफ से बताई गई। और यही वजह है कि जो कोर्ट है उसने 5 दिन की कस्टडी और जो है वो सत्येंद्र जैन की बढ़ा दी है, क्योंकि ईडी ने कोर्ट के अंदर ये दावा किया है कि सत्येंद्र जैन जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उनसे अभी ईडी को और पूछताछ करनी है और पूछताछ करने के लिए उनको ज्यादा वक्त की जरूरत है। और यही वजह है कि कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जो कस्टडी है उसको 5 दिन के लिए और बढ़ाया है। जी चलिए, वाकई बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारी। तो लगातार जिस तरीके से लंबे समय से हालांकि ईडी की कस्टडी में सत्येंद्र जैन है, लेकिन जिस तरीके से ईडी का ये साफ तौर पर कहना है कि जांच में सहयोग सत्येंद्र जैन नहीं कर रहा और इसीलिए अभी और ज्यादा जानकारियां जुटाने की आवश्यकता है, जिसके चलते
ईडी ने सत्येंद्र जैन की कस्टडी को बढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। राकेश टिकैत का ऑपरेशन जेवर एयरपोर्ट। आज जेवर एयरपोर्ट के पास होगी किसान महापंचायत। महापंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर महापंचायत करेंगे, जिसमें राकेश टिकैत की मौजूदगी में कई मांगों पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आज किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर ये महापंचायत कर रहे हैं। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। इस महापंचायत में किसानों की मांगों को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। महापंचायत का आयोजन किसानों को जागरूक करने और किसानों की जमीन के बदले ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मांगने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि किसान जेवर एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण में किसानों को सर्किल रेट से मुआवजा दिए जाने और तीनों प्राधिकरण से किसानों को उनके आवश्यक भूखंड देने की मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के साथ ही ट्रैक्टर पर आपको बताएं कि एनजीटी लगे हैं। एनजीटी लगे 10 साल की पाबंदी को हटाने की भी मांग की जा रही है। वहीं उन्होंने किसानों के लिए बिजली को 24 घंटे मुफ्त करने की भी मांग रखी है। जहां इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता पवन खटाना ने यह बयान देते हुए कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इस बार ट्रैक्टर लेकर दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ जाएंगे और वहां पर धरना देंगे। तो एक बार फिर से अब राकेश टिकैत का जो नया पैंतरा है वो साफ तौर पर सामने आया है, क्योंकि अब महापंचायत के नाम पर एक बार फिर से राकेश टिकैत किसानों को बहलाने की फुसलाने की हालांकि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर 1 साल तक जिस तरीके से दिल्ली में किसान आंदोलन चला, क्या क्या हथकंडे राकेश टिकैत ने अपनाए, सबने देखा। और अब एक बार फिर से महापंचायत में राकेश टिकैत शामिल होने आएंगे, जिसमें किसानों को लेकर उनकी मांगों को लेकर अपनी बातें रखी जाएंगी। तो जेवर एयरपोर्ट के पास आपको बताएं कि किसान महापंचायत होनी है, जिसमें राकेश टिकैत शामिल होंगे। पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ गए। ताहिर, जिस तरीके से अब राकेश टिकैत महापंचायत में पहुंचने वाले हैं, इसे किस तरीके के संकेत के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल लता, आपको बता दूं कि किसान महापंचायत संबोधित करने के लिए राकेश टिकैत जो है अब से कुछ देर बाद जो है ग्रेटर नोएडा के जेवर में पहुंचने वाले हैं। जेवर में जिस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बसाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक फिल्म सिटी को बसाया जा रहा है। उससे प्रभावित जो किसान है उनको जो है 64% अतिरिक्त मुआवजे के साथ साथ जिन गाँव की
जमीनों का जो है अधिग्रहण किया गया और एयरपोर्ट को लेकर जो किसानों को जो है डेवलप के नाम पर जो है दूसरी जगह स्थापित करने की बात कही गई थी, उनके मुद्दे को लेकर किसान महापंचायत का जो है आज आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबोधित करने के लिए राकेश टिकैत जो है पहुंचने वाले हैं। अब कुछ देर बाद जो है राकेश टिकैत यहाँ पहुंचेंगे। भारी तादाद में किसान जो है एकत्र हो चुके हैं और महापंचायत को चालू जो है किया जा चुका है। साथ ही जो है प्रशासन को, क्योंकि इसकी पहले से जानकारी थी, तो पुलिस प्रशासन को यहाँ पर चाक कर दिया गया है। पुलिस के साथ साथ पीएससी को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके की अड़चन जो है सामने ना आ सके। इसके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के क्योंकि कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है जेवर में बताए जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अब पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन जो है पहले से चर्चा बढ़ते हुए साथ ही किसानों को समझाने में जुटा हुआ है कि महापंचायत जो की जा रही है इसको जो है टालने का काम किया जा सके, ताकि किसानों को जो है 64% जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए थे उसको देने की बात की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का साफ तौर पर कहना है कि किसान बड़ी तादाद में जो है महापंचायत यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि किसानों अपनी मांगों को लेकर लगातार नोएडा प्राधिकरण हो या फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, सभी के पास जो है जाता रहा है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर प्रशासन के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती थी। तो ताहिर, किन किन मांगों को लेकर आज एक बार फिर से महापंचायत रखी गई है? दोबारा सवाल कीजिए। बिल्कुल, किन किन मांगों को लेकर आज एक बार फिर से महापंचायत किसानों ने रखी है? क्या क्या मांगे उनकी है आमतौर पर? देखिए बिल्कुल लता, आपको बता दूं कि किसानों के नेताओं से मेरी बात हुई है। किसानों के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहले जिन किसानों की जमीनों को अधिग्रहण किया गया है उन किसानों को 5% हुआ जो प्लॉट था वह उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही 64% जो किसानों को देने का वादा किया गया था, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते दिनों किसानों को 64% की जो है बात की गई थी, लेकिन अभी तक प्राधिकरण के द्वारा जो है किसानों को 64% वितरित जो मुआवजा है वो वितरित नहीं किया गया था, जिसके चलते किसान महापंचायत को जो है आयोजन किया गया था। इसके साथ ही जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताया जा रहा है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बताने के लिए बड़ी तादाद में किसानों की जमीन ली गई है, तो कुछ गाँव ऐसे भी है जिनको पूरी तरह जो है डेवलप करने के साथ साथ किसानों को दूसरी जगह स्थापित करने की बात है, लेकिन जिस जमीन प्राधिकरण के द्वारा किसानों को दी गई है वहाँ मूलभूत सुविधाएं न होने के चलते जो है किसान जो है अपने आप हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ किसानों का साफ तौर पर कहना है कि बड़ी तादाद में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कंपनियों को बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के बच्चों को जो है रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है राकेश टिकैत जो है कुछ देर बाद जो है किसानों के बीच में पहुंचेंगे और संबोधित करते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया ताहिर आपका हमसे जुड़ने में तमाम जानकारी में। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि किसान अपनी मांगों को लेकर हालांकि लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे और अब एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर जो किसान नेता हैं वो महापंचायत आज कर रहे हैं, जिसमें आपको बताएं कि राकेश टिकैत शामिल होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपको बताएं कि आज दोपहर 3 बजे इसकी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 24 जुलाई को आपको बताएं कि मौजूदा प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान आज कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से इस बारे में दोपहर 3 बजे घोषणा की जाएगी। वहीं संविधान के अनुच्छेद 62 का संदर्भ देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल आपको बताएं कि 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव उससे पहले संपन्न होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे ही राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। वहीं गौरतलब है कि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को की गई थी और देश के 17 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव के लिए बहुमत का आंकड़ा
5,46,320 है। बीजेपी के पास 4,65,797 वोट हैं और सहयोगी दल के पास आपको बताएं कि 71,329 वोट हैं। इन दोनों आंकड़ों को मिला दिया जाए तो एनडीए के पास 5,37,126 वोट हैं, जो कि बहुत से 9,194 वोटों से कम है। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपको बताएं कि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और अगर इस बात का जिक्र किया जाए कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, तो इन चुनाव में देश की जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करती। जनता के द्वारा चुने गए सांसद और विधायक मतदान इन चुनाव में भाग लेते हैं। इन चुनाव में राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और विधायकों को वोट देने का अधिकार होता है। हालांकि विधान पार्षदों और नामित व्यक्तियों को वोट करने का अधिकार इसमें नहीं होता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते वक्त विधायक और सांसद अपने बैलेट पेपर पहले ही बता देते हैं। इसमें वो अपनी पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद का जिक्र करते हैं। इसके बाद पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं और अगर पहली पसंद का उम्मीदवार जीत के लिए जरूरी वेटेज हासिल कर लेता है तो उसकी जीत हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी और फिर तीसरी पसंद के वोटों को गिना जाता है। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर साफ तौर पर आज तारीखों का जो ऐलान है वो संभव है। करीब 3 बजे आपको बताएं कि तारीखों का ऐलान किया जाएगा। साथ ही ये भी आपको बताएं कि दरअसल 24 जुलाई को मौजूदा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। आयोग की तरफ से आज तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। और जो प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव की होती है उसी प्रक्रिया से एक नए राष्ट्रपति को लेकर आगे प्रक्रिया की जाएगी। इस पर हमारे साथ मोहम्मद आमीन, पूर्व चुनाव निदेशक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत करना चाहूंगे एफएम न्यूज पर। आमीन जी सुन पा रहे हैं आप सर? चलिए सर, जिस तरीके से अब राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा, चुनाव आयोग इसका ऐलान करेंगे, सर क्या समझा जाए, कब तक ये चुनाव होगा, इसको लेकर क्या कुछ ऐलान अब होंगे? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का अधिकार है कि समय रहते चुनाव को घोषित किया जाए, जो कि मैंडेटरी है ये, और राष्ट्रपति को चुनाव है, इसलिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई होंगी। उसके बाद क्योंकि ये समय रहते चुनाव कराना जरूरी होता है, राष्ट्रपति को चुनाव है देश का, तो इसमें हमारे सभी जो विधानसभा हैं, उनके जो हमारे विधानसभा के सेक्रेटरीज हैं, उनको भी सब ब्रीफिंग की जाती है, और हमारे देश के जितने भी विधानसभाएं हैं और लोकसभा, सभी के साथ वोटिंग का प्रक्रिया जारी की जाती है। उसके बाद हमारे जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो स्पेशली गाइडेड और सिक्योरिटी से कवर्ड होने के बाद ये हर स्टेट को भेजे जाते हैं और लाके लोकसभा के सेंट्रल हॉल में एक परिसर बना हुआ है, वहाँ प्रॉपर तरीके से रखे जाते हैं। उसके बाद उनकी समय रहते गिनती की जाती है। अभी तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, नॉमिनेशन के बाद ये लोग अपनी कैनवेसिंग करेंगे या भी जो अपना भ्रमण करेंगे कैंडिडेट्स। उसके बाद चुनाव अगर होता है, अनअपोज होता है, तो फिर वो डिक्लेयर हो जाएगा। अदरवाइज कोई कैंडिडेट सामने राष्ट्रपति की आता है चुनाव के लिए, तो उसका फिर बैलेट बनेगा और बैलेट बनने के बाद बैलेट वोट से डाले जाएंगे हर विधानसभा में देश की और लोकसभा के अंदर। मानी जाए कब तक ये चुनाव होगा, क्योंकि 24 जुलाई को वर्तमान जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद का कार्यकाल सर खत्म हो रहा है। नहीं, 24 तो ठीक है, वो तो एक दिन पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये कैंडिडेट हमारे राष्ट्रपति के हो गए। अब ये तो समय रहते देखा जाएगा कि क्या है, कोई आता है कैंडिडेट तो ठीक है, अनअपोज होगा तब ठीक है, जैसा भी होगा प्रक्रिया चुनाव आयोग उसका टाइमली रहते चुनाव करा देगा। धन्यवाद आमीन जी।
हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ पूर्व चुनाव निदेशक हमारे साथ जुड़े थे, इनका साफ तौर पर ही कहना है कि अब जल्दी तारीखों का ऐलान होगा और इसके बाद जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में काफी पास फर्जी आईएएस ऑफिसर ने दिल्ली के एनडीएमसी में नौकरी दिलाने के बहाने 30 लोगों से ठगी की है। वहीं इसकी शिकायत जब पालम के रहने वाले एक व्यक्ति अंकित शर्मा ने दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच से की तो क्राइम ब्रांच ने मामले को संज्ञान में लिया और लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह और फर्जी आईएएस को जल्द से जल्द पकड़ने का प्लान बनाया, जिसमें दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम ने 5 लोगों को धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों का नाम राकेश, विनोद, योगेश, प्रकाश और रोहतास बताया जा रहा है। और इस मामले पर डीसीपी अमित कुमार ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वहीं नांगलोई की थाना पुलिस की टीम ने घोषित बदमाश को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम राम सरन उर्फ राम सिंह बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी राम सिंह के खिलाफ थाना पुलिस आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन आरोपी राम सिंह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार था, जिसे पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। वहीं 13 मई को ही मुंडका अग्निकांड को करीब 1 महीने का समय होने वाला है, लेकिन परिजनों का इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मृतकों के परिजन आज भी अपनों की तलाश में अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं तकरीबन 27 दिनों के इंतजार के बाद अभी सिर्फ 3 लोगों के ही डीएनए रिपोर्ट सामने आए हैं, जिनकी पहचान मधु, मुस्कान और नरेंद्र के रूप में की गई है, जिन्हें डीएनए रिपोर्ट आने के बाद परिजनों को उनके शव सौंप दिए गए हैं। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। देखो, मैंने बताया ना 10 सैंपल्स आए हैं, 10 में से 10 सैंपल्स का मैचिंग हुआ है। 7 वही हैं जिनकी हमने डेड बॉडीज़ दी हुई हैं और वो 7 मतलब राइट हैंड्स में गई हैं, उन्हीं के साथ मैच हुई है। अब जो फर्दर रिपोर्ट आएंगी उससे एक जो बच गई है डेड बॉडी जो हमने दी थी उसका भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। और जो आज 3 रिपोर्ट नहीं आई हैं उनको भी बॉडीज़ दिखा दी गई हैं, पहले बॉडीज़ दिखाई गई हैं, फिर पोस्टमार्टम किया और अब उनको हैंडओवर कर रहे हैं उसको। वहीं नोएडा पुलिस की देर रात एक बार फिर से बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बदमाश ठक ठक गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बदमाश का नाम गंगेश बताया गया है, जो कि दिल्ली के मदनगीर इलाके का रहने वाला है। वहीं घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस को 5 लैपटॉप, एक अवैध तमंचा, 16,000 कैश और कार का शीशा तोड़ने वाला उपकरण बरामद किया गया है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से नोएडा में कार का शीशा तोड़ करके लैपटॉप निकालने की घटना हो रही थी और इसको लेकर के सभी लोग काफ़ी अलर्ट थे। सभी SHOs और सभी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस थे कि हम लोग ऐसे जगहों पे जहाँ पे घटनाएं हुई हैं वहाँ पे ज़्यादा अलर्ट रहें। सेक्टर 113 में घटनाएं हुई हैं
आज जो ये मेट्रो 101 है, इसके पास हमारे 113 एसओ की टीम चेकिंग कर रही थी। वहाँ पे एक काले कलर की स्कूटी वहाँ से यू टर्न लेकर के भागी। हम लोग को संदिग्ध लगा, हम लोगों ने पीछा किया। पीछा करने के बाद ये जो सड़क है, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ पे ये भागने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने घेराबंदी की। हमारी टीम पे इन लोगों ने अटैक किया इसने। उसके बाद हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें ये घायल हुआ है। इसको लेकर के तत्काल अस्पताल भेजा गया। पूछताछ में इसने अपना नाम वी गंगेश बताया, जो मदनगीर दिल्ली में रहता है, और ये यहाँ पर नोएडा में आकर के और इस स्कूटी से तमाम घटनाओं को अंजाम दे चुका है। बेसिकली इसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट से ये कार का शीशा तोड़ता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।